क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सब बढ़िया चल रहा है, सब मज़े में चल रहा है। दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनएसईसी में अगला चैप्टर अपन लोग लेकर आ गए हैं, दैट इज मेटलर्जी। सवाल तो काफ़ी कम आए हैं, लेकिन जब भी आए हैं बढ़िया सवाल आए हुए हैं यार। ठीक है। और मेटलर्जी के लिए अगर हम बातचीत करें तो दिस इज़ अ पीवाईक्यू सीरीज, आप लोग जानते ही हैं। और कहाँ कहाँ से ज़्यादा सवाल देखने को मिले हैं, आओ देखते हैं एक बार। ठीक है। अगर हम बातचीत करें तो एल्यूमिनियम, हाँ, मज़ा नहीं आ रहा भाई, रंग अच्छा नहीं दिख रहा है इसका तो। ना 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 ना। ठीक है, आओ। तो एल्यूमिनियम की जो रिफाइनिंग होती है, एल्यूमिनियम का जो पूरा मेटलर्जी का प्रोसेस होता है, उसके ऊपर अपने को दो तीन बार सवाल देखने को मिले हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बातचीत करें आयरन की मेटलर्जी पे भी सवाल है। उसके बाद कुछ कुछ सवाल जो अपने को एक आध देखने को मिलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रो लाइटिक रिडक्शन हो गया, इस पे सवाल हैं। उसके बाद रोस्टिंग कैल्सिनेशन पे सवाल दिखेंगे अपने को। रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से क्या होता है ये। उसके बाद गैस फेज रिफाइनिंग, दैट इज वेनार्कल मेथड हो गया, मॉन्ट प्रोसेस हो गया। तो गैस फेज रिफाइनिंग के कुछ सवाल दिखेंगे अपने को यहाँ पर। ठीक है। तो मेनली मोटा मोटा अगर हम बातचीत करें तो इन टॉपिक से सवाल अपने को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं चीज़ों को। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि दोस्तों, जब आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो ये मान के चला जा रहा है कि आपने चीज़ों को थ्योरी पार्ट तो एटलीस्ट पढ़ रखा है ना। तो जब आप मेरे साथ आज यहाँ बैठ के चीज़ों को, वीडियो को देख रहे हैं, तो कम से कम हर एक क्वेश्चन जब स्क्रीन पर आए तो वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर उसका एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन देखिए। इसी तरीके से आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाएगा यार। वरना तो ये सारे सवाल किताब में मिल जाएंगे, पीवाईक्यू में मिल जाएंगे, आप आंसर देखो रट लो, उससे फायदा नहीं है। आपको सॉल्व करना होगा, तभी अपन आज से 10-12 दिन और बाकी हैं भाई, एग्जाम है अपना एनएससीसी का, फोड़ना है, मिल के फोड़ेंगे। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं चीज़ों को। ठीक है, पहला सवाल अपनी स्क्रीन पर ये रहा, मैं साइड हो जाता हूं दोस्तों। पढ़ लीजिए अच्छे से सवाल को, वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर। ठीक है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन आर कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स 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 जानते हैं आप लोग क्या होता है ना। स्लैग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर। एंड फोर्थ पॉइंट इज रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मेरी बात को सुनना ध्यान से। जब हम रोस्टिंग करते हैं, मान के चल रहा हूं कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, थोड़ी बहुत चीज़ों की थ्योरी डिस्कस करते चलेंगे ताकि कंसेप्ट अपना बढ़ता रहे। ठीक है, जब हम रोस्टिंग करते हैं तो रोस्टिंग के टाइम क्या होता है, हम लोग एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन में उसको हम लोग हीट करने की कोशिश करते हैं और हम लोग अपने ओर को, हम लोग अपने किसी भी ओर को कोशिश करते हैं कि कन्वर्ट हो जाए अपने ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाए? ऑक्साइड में। ऑक्साइड में कन्वर्ट होने का क्या क्या बेनिफिट है उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और कैल्सिनेशन, अगर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों बात कर लें कैल्सिनेशन की, तो कैल्सिनेशन जो होता है उसमें कैंसिल कर दिया। क्या कैंसिल कर दिया? तो भैया ऑक्सीजन का सप्लाई, एयर का सप्लाई कैंसिल कर दिया। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या तो लिमिटेड या इन द एब्सेंस ऑफ एयर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई में काम करना है, लिमिटेड सप्लाई में काम करना है। ठीक है, अगली चीज आती है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कहाँ करवाई जाती है, मतलब कहाँ इन द सेंस, मतलब किस तरह के फर्नेस में करवाई जाती है। तो इसके लिए यूज होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस। ठीक है, यहाँ बाजू में लिख देते हैं हम लोग, रिवर्बरेटरी फर्नेस में इसका यूज होता है, उसमें करवाई जाती है। फायदे क्या हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के, थोड़े बहुत फायदे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो भैया, फायदे बहुत बढ़िया बढ़िया फायदे हैं। सबसे पहले आपका जो भी ओर है, जो भी आपका ओर है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। ऑक्साइड में कन्वर्ट होने का बेनिफिट क्या होने वाला है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद जो अगला प्रोसेस आने वाला, आपको जो मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, तो मेटल ऑक्साइड मिलने के बाद अगला जो प्रोसेस आएगा जिसमें अपने को क्या मिलने वाला है, क्रूड मेटल मिलने वाला है। क्रूड मेटल मिलने वाला है। भैया तुमने ऑक्सीजन को हटा दिया, मतलब तुम्हारे पास मेटल ऑक्साइड था, तुमने ऑक्सीजन को हटा दिया और तुम्हें मिल चुका है क्रूड मेटल। तो इसके लिए, ऑक्सीजन को हटाने के लिए, क्रूड मेटल को पाने के लिए जो प्रोसेस करेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा रे? रिडक्शन ही तो बोलेंगे उसको, हाँ या ना बताओ। ऑक्सीजन को हटा दिया
और क्रूड मेटल मिल गया, इसलिए क्या बोलेंगे, उसको रिडक्शन बोलेंगे। तो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं ताकि अपने को क्या मिल सके, क्रूड मेटल मिल सके। रिडक्शन करने के बहुत तरीके हैं, कार्बन रिडक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, नाम लेते जाओ, हाइड्रोजन रिडक्शन, करते जाओ रिडक्शन, वो हम बात की बात करेंगे, थर्माइट रिडक्शन। तो ये मेटल ऑक्साइड से क्रूड मेटल मिलने के लिए रिडक्शन करवाते हैं। और जब आप अपने ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसकी रिडक्शन इजी हो जाती है। अब अगला मन में खुजली हो जाएगी, सर ऐसा क्यों सर, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद ऐसा क्या होता है ताकि हमारे जो मेटल है ऑक्साइड है उसकी रिडक्शन इजी हो जाए। देखो और ध्यान देते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास पहले मेटल था ऑक्साइड की फॉर्म में, एक बार करते हैं उसको सल्फाइड की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा सल्फाइड है, इसकी मेटल की वैलेंसी मान लेते हैं x से, और हमने एक बार यहाँ पर ऑक्साइड लिख लिया, यहाँ इसकी फिर से वैलेंसी तो x ही रहेगी, ये मान लिया। तो सल्फाइड की फॉर्म में मेटल हमने लिखा हुआ है और एक बार हमने ऑक्साइड की फॉर्म में लिखा हुआ है। रोस्टिंग करने के बाद ये बन गया, इसमें हम डालेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट डालने के बाद यहाँ भी तुम्हें मेटल मिलेगा जो तुम क्रूड मेटल, और यहाँ भी तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्रूड मेटल मिल जाएगा। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि ऑक्साइड वाले का रिडक्शन जो होता है वो इजी होता है। मतलब ऑक्साइड वाले का डेल्टा जी जो होता है, ये डेल्टा G1 बोल दो, इसको डेल्टा G2 बोल दो, डेल्टा G2 इज मोर नेगेटिव। अगर ये मोर नेगेटिव है इसका मतलब निकल कर आता है कि भैया सेकेंड रिएक्शन हमने लिखी है यहां पर, अब ये सेकेंड रिएक्शन ऑक्साइड का रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में जो रिएक्शन लिखी है, ठीक है, उसकी फिजिबिलिटी, सेकेंड रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब मैं जान रहा हूं कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर ये तो आप रटवा रहे हो ना सर, आप तो बोल रहे हो कि हाँ ऑक्साइड वाले का डेल्टा जी वो तो हमें ही पता है। जैसे आपने ये बोल दिया सर कि ऑक्साइड वाला जल्दी आसानी से रिड्यूस हो जाएगा तो हमने समझ लिया कि डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा तभी तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी ज्यादा होगी। पर डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव क्यों होगा ये कौन बताएगा अपने को, ये कौन बताएगा, आओ देखते हैं। आओ भैया देख लेते हैं, मन में डाउट नहीं रखना है बेटा, डाउट। मुझे ये बताओ ऑक्सीजन और सल्फर में, है ना, ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है रे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो सर जी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कोई पूछने की बात है क्या? तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो तुम जानते हो कि यहाँ सल्फर ने भी मेटल पे एक पॉजिटिव चार्ज बनाया होगा, ऑक्सीजन ने भी मेटल पे एक पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट की होगी। तुम मुझे बता दो, अरे तुम मुझे बता दो किस केस में मेटल पे अगर हम बातचीत करें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा क्रिएट हो जाएगी? तो सर जी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस कारण से मेटल पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा इसका मतलब इस मेटल की यहां पर इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा होगी मतलब वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। तभी तो मैंने बोला कि ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उसका रिडक्शन इजीली हो जाता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलेंगे भाई समझ में आ गया तो एकदम लाइक मार देंगे, एंजॉय करेंगे चीजों को। और देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। अच्छा, और क्या क्या फायदे हैं, और क्या क्या फायदे हैं हम रोस्टिंग की अगर हम बातचीत करें? देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये ओर का पार्टिकल पड़ा हुआ है, यहां मान लो अंदर कोई गैस ट्रैप है, कोई गैस, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रैप्ड है, तुमने उसको बढ़िया नीचे से आग लगा दी, तुमने इसमें अपना फेवरेट काम है चीज़ों में आग लगा देना, अपन ने इसमें आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा देंगे। जैसे अपन ने इसमें आग लगाई तो ये गर्म हो रहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लो डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होते कुछ गैसेस निकलेंगी, गैसेस। अब गैसेस कैसे बाहर निकलेंगी ये बता दो मुझे, गैसेस कैसे बाहर निकलेंगी? जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यहाँ अंदर कहीं ट्रैप था, अंदर किसी जगह पे ट्रैप हो रखा था, जब उसको हमने हीट किया तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, गैसेस बाहर जब निकलेंगी तो वो इस ओर के अंदर, ओर पार्टिकल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कुछ क्रैक्स डेवलप कर देंगी। अरे हाँ ना तो बोल दो, है ना भैया? तो ऐसे कुछ कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाएंगी, और जब ये क्रैक्स डेवलप हो जाएंगी तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि हमारा जो ओर पार्टिकल है उसकी पोरोसिटी बढ़ जाएगी, वो पोरस हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? पोरस हो जाएगा। पोरस जब हो गया तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि उसका सरफेस एरिया भी बढ़ गया? अरे हाँ ना तो बोल दो रे, बोल दो, मुर्दों की तरह क्यों बैठे हो रे?
सरफेस एरिया भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो तुम्हें आगे जाके जो भी ट्रीटमेंट करानी है, रिडक्शन करवाना है, फिर रिफाइनिंग वगैरह करवानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सरफेस एरिया बढ़ गया तो तुम्हारे किसी भी नेक्स्ट प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कोई केमिकल प्रोसेस कराना है, मानो तुमने कोई केमिकल डाला इसके अंदर, केमिकल डालोगे अगर तो वो ज्यादा सरफेस से रिएक्ट कर पाएगा, तो तुम्हारे प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है बच्चों क्या होगी, बोलो, बढ़ जाएगी। तो सरफेस एरिया बढ़ गया, इससे हमारे जो आगे आने वाले प्रोसेस है उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये भी एक बढ़िया फायदा मिल गया अपने को, है ना। अच्छा, और क्या फायदा है रोस्टिंग से, और क्या फायदा है अगर बातचीत करें, आर्सेनिक और एंटीमनी, क्या बोला मैंने, बोलो, आर्सेनिक और एंटीमनी ये खुद तो नॉन वोलाटाइल होते हैं। नॉन वोलाटाइल मतलब चिपक के बैठे हुए हैं और के साथ ऐसे तुम बैठ गए हैं कि हमें तुम तो जाएंगे नहीं, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपने इनको कन्वर्ट कर दिया इनके ऑक्साइड में, अगर आपने इनको कन्वर्ट कर दिया इनके ऑक्साइड में, तो बेटा ये तो थे नॉन वोलाटाइल, क्या थे बोलो, नॉन वोलाटाइल। लेकिन ये क्या है बेटा, बोलो, वोलाटाइल। तो अब ये छोड़ के चले जाएंगे और को, तो हमने फिर से कुछ इंप्योरिटीज हटा दी। तो इस तरीके से ये सारे बेनिफिट्स हो गए अपने पास। आ जाओ वापस सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो अब सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार। रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन एब्सेंस ऑफ एयर, भैया। अच्छा, कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट इन एब्सेंस ऑफ एयर, देख के तो अच्छा लग रहा है। बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर वाला फंडा क्या, सुनना ध्यान से। जब हम रिडक्शन वगैरह कराते हैं ना, तो वहां पे अपना ओर वगैरह मेल्ट होना चालू होता है, वहां स्मेल्टिंग वगैरह पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इन सब के दौरान अपना जो ओर पार्टिकल होता है ना, वो कहीं मेल्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी हम हीटिंग करते हैं, जो भी हम तापमान मेंटेन करते हैं ना, वो तापमान जो होता है इट इज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो जहां पे अबव लिखा हुआ है, अबव द मेल्टिंग पॉइंट, कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर, तो तीसरा वाला तो पक्का पक्का गलत है, काट दो इसको। कहां कहां से काटेंगे बताओ? ये ऑप्शन उड़ गया, ये भी उड़ गया, अरे भैया सारे उड़ गए, सारे उड़ गए, सारे उड़ गए, सिर्फ मिल गया 1 and 4। पढ़ के देख लो, पहला वाला क्या लिखा देखो, कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर, एकदम बढ़िया सी चीज लिखी हुई है। एंड रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर, भी एकदम सही स्टेटमेंट है भैया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल कुछ तो खतरनाक सा लिखा हुआ है। अरे गोल्ड की बात हो रही है भैया, सोना सोना सोना, गोल्ड की बात हो रही है। देखो तुम भी सोते रहते हो और यहाँ बात भी, सवाल भी सोने का आ गया। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड द गोल्ड ओर इज ट्रीटेड विथ एक्वस केसीएन सॉल्यूशन एज शोन बाय द इक्वेशंस। इक्वेशन लिखिए हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नॉट बैलेंस्ड, चलो अच्छी बात है ये तो। बिलो टू गेट अ कंपाउंड एक्स विच इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय जिंक टू ऑब्टेन कंपाउंड वाई and metallic gold, identify x and y, identify x and y। तो मेरे प्यारे बच्चों तुमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है बताओ बताओ? गोल्ड और सिल्वर की जो एक्सट्रैक्शन होती है इसको 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 लीचिंग बोलते हैं। और यहाँ पे इसका तो एक बहुत ही सुंदर सा भी नाम है ना, तुमने पढ़ा होगा, इसको बोला जाता है साइनाइड प्रोसेस। और जिन बाबा ने ये कार्यक्रम किया था उनका नाम क्या था, याद है? तो इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है? मैक, अरे मैकबुक वाला नहीं, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ये था इसका पूरा नाम, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। इस मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में गोल्ड, और मान लो हमने गोल्ड पकड़ लिया, गोल्ड पार्टिकल, जब उसको ट्रीट करते हैं साइनाइड से, NaCN ले लिया, ठीक है, और साथ में H2O भी ले लिया, साथ में O2 भी ले लिया। O2 लिया है ताकि हम गोल्ड को आराम से ऑक्सीडाइज कर सकें। Au जो है वो 0 से जाएगा +1 में, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है दैट इज NaAuCN ट्वाइस। ये रहा वो कॉम्प्लेक्स जिसकी आपको तलाश थी, ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनकर आ जाता है, दिख रहा है आप लोगों को, NaAuCN ट्वाइस। और उसके बाद हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को पकड़ लेते हैं, हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को पकड़ लेते हैं और इस कॉम्प्लेक्स को ट्रीट करवाया जाता है जिंक के साथ। आप जानते हैं कि जिंक की रिएक्टिविटी तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा है गोल्ड से। गोल्ड तो
अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे आता है। तो जिंक की रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही साथ जिंक का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पर जिंक जो है वो गोल्ड को लात मार के हटा देगा, लात मार के हटा देगा। और आप जानते हैं जिंक जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो जिंक का तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है भैया। कौन सा वाला रे? +2 वाला, है कि नहीं? जिंक का तो एक ही होता है +2 वाला, +2 वाला, +2 वाला। तो अगर हम +2 की बात करें तो यहाँ पर Na2Zn CN4 ये बनेगा। अब इसमें देख लेते हैं भैया कि सवाल में कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हो सकते थे। तो पहले क्या हम कोई ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो चेक करते हैं। अपने को इतना तो पता है कि जिंक जो है वो +2 फॉर्म में ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो पहले वाले को अगर चेक करें तो यहाँ पर देखो जिंक कौन सी स्टेट में? 0 में। इसका मतलब ए तो आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लो, यहाँ भी जिंक 0 में दिख रहा है, इसका मतलब डी भी आंसर कभी नहीं होगा। जब ए और डी आंसर नहीं होंगे, 2 ऑप्शन बचते हैं बॉम्बे और चेन्नई, बी एंड सी। तो कम से कम तुमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट तो किए ना यार, ठीक है। तो इस तरीके से सीखना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन टकराएंगे ना, तो कुछ तो ऐसे ऑप्शन होंगे जिनकी हवा ही नहीं लगती, ठीक है। तुम्हें क्या टीचरों को किताब खोल के पढ़ना पड़ जाता है कि भैया ये कहाँ से आया, कौन सी किताब से, तो भैया हवा ही नहीं लगती। तो उस केस में लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, एलिमिनेशन कर दो। जो जो ऑप्शन बेकार से लग रहे हैं, जिनको देख के लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही है, ठीक है। अब बच्चे अपने पास बी और सी। अब बी और सी में तो अपने को फिर पता होना चाहिए कि असली में हो क्या रहा है, कहानी पूरी क्या है। तो बस बॉम्बे मारेंगे और खुशियां मनाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, ये सवाल अपने पास 2022 में आया था। आई थिंक पिछला वाला भी 2022 में आया था, है कि देख लेते हैं एक बार। हाँ अच्छा, ये 2023 में आया था। तो 23 में भी एक सवाल मिल गया अपने को, 22 में भी अपने को एक सवाल मिल गया, ठीक है। आओ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? ओके, देखो फोटो दिख रही है बढ़िया से? नहीं बताओ बताओ, ठीक है। बढ़िया से दिखनी चाहिए फोटो यार, क्या ये बड़ा होगा? और नहीं, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो बेटा देखो 22 में सवाल आया, 23 में सवाल आया, उसके बाद सीधे सवाल 19 में दिख रहा है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि सर इस साल फिर सवाल नहीं आएगा, तो सीधे 3-4 साल बाद सवाल आएगा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। और सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, दिख रहा है साफ साफ। ये सवाल का जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो दिस इज एलिंगम डायग्राम। अबे नाम तो सुना होगा एलिंगम डायग्राम का। एलिंगम डायग्राम बनाओ ना, कौन किसको रिड्यूस हो सकता है, किसके रिडक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, उन सब चीजों को दर्शाने के लिए, बताने के लिए, पता करवाने के लिए एलिंगम डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आओ देखते हैं। FeO कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। ऑप्शन सारे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? ऑप्शन शायद नहीं दिखाई दे रहे होंगे ना, ये नीचे कैसे जाएगा? चलो इसके जो ऑप्शंस हैं आई गेस देख लेंगे यार, अच्छे चेक कर लेंगे। ऑप्शन तो मुझे नहीं पता, इसके ऑप्शन अपन चेक कर लेंगे कौन कौन से इसमें से सही हैं और फिर उसको टिक कर लेंगे, ठीक है। अब एलिमिनेट करके तो नहीं हो पाएगा, लेकिन देखते हैं। आओ देखो, मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करता है, ठीक है। कैसे करता हो तो बता दूंगा अभी, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ रटना है कि सर कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, अगर तुम्हें सिर्फ रटना है तो सिर्फ ये रट लो कि भैया नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करता है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करता है। मैं इसका तुम्हें दिखाता भी हूं। जैसे मान लो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, क्या तुम्हें रिएक्शन दिख रही है? 2FeO, अच्छा 2Fe+O2 है। बताओ, इतना पास से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, दूर में अच्छा दिखाई दे रहा है। 2Fe+O2, मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ बेटा, ये रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है। 2Fe+O2 गिव्स अस FeO, ठीक है। ये 2FeO कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और जो दूसरी रिएक्शन लिखी हुई है अपने पास, या क्या है ये, ठीक, 2CO+O2 गिव्स अस 2CO2, ठीक है। अब देखो ध्यान से जरा, मैं तुम्हें बताया कि नीचे वाला जो होता है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है, नीचे वाला जो होता है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है। तो FeO कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन बिलो 600 केल्विन। 600 केल्विन का मार्क ये रहा। 600 केल्विन में देखो कार्बन जो है वो ऊपर है, कार्बन जो है वो ऊपर है। और ये देखो यहाँ पर भी देखो कार्बन जो है यहाँ पर भी क्या है, ऊपर है।
और जो अपना Fe प्लस O2 की FeO है वो कहाँ है, नीचे, वो कहाँ है, नीचे। तो FeO कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन बिलो 600 केल्विन, तो गलत हो जाएगा ना यार, मैंने क्या बोला, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करता है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करता है। तो यहाँ तो नीचे खुद ही FeO है, दिख रहा है, नीचे खुद ही FeO दिख रहा है आप लोगों को। इसका मतलब ये कैसे रिड्यूस हो पाएगा कार्बन से, जो कि इसके ऊपर आ रहा है। कार्बन अगर नीचे होता, FeO अगर ऊपर होता, तब हम बोलते कि हाँ कार्बन जो है वो FeO को रिड्यूस कर पाएगा। अब अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, FeO कैन बी रिड्यूस्ड बाई CO, FeO कैन बी रिड्यूस्ड बाई CO बिलो 600 केल्विन। ये चेक कर लेते हैं यार, FeO कैन बी रिड्यूस्ड बाई CO बिलो 600 केल्विन। 600 केल्विन ये रहा, ठीक है। Fe देखो ये रहा ऊपर है, FeO ऊपर है और CO जो है वो उसके नीचे है, दिख रहा है, देखो FeO की लाइन ऊपर है, CO की लाइन नीचे है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, FeO कैन बी रिड्यूस्ड बाई कार्बन, सॉरी FeO कैन बी रिड्यूस्ड बाई CO बिलो 600 केल्विन। तो भैया दूसरी वाली तो सही है। अब इस चीज को चेक कर लेते हैं कि सर ऐसा सही क्यों हो रहा है। ऐसा आप जो लाइन बोली अपने को कि नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर पाता है, ये लाइन आपने क्यों बोली, कैसे बोली, तो हमें सिखा दो। आओ सिखा देते हैं, आओ भैया सिखा देते हैं। एक काम करते हैं, किसी ऐसे टेम्परेचर को पकड़ते हैं जहां अपने को दोनों की वैल्यूज पता है। ये 4000 गलत लिखा हुआ है, ये 400 होगा, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक काम करते हैं, 400 पकड़ लेते हैं। 400 पे देखो FeO की लाइन थोड़ी सी ऊपर है, उसका डेल्टा जी -450 और 400 के -400 के बीच में होगा। तो लगभग हम टेम्परेचर 400 केल्विन अगर पकड़ें तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर जाए हम लोग तो -430 मान लेते हैं। तो इसका डेल्टा जी -430, हमने किस तापमान की बात की है, हमने 400 केल्विन में चेक कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स लिखी हुई दिख रही है आप लोगों को, किलो जूल पर मोल, है ना। और अगर हम इसकी बातचीत करें CO वाले की, तो इसका थोड़ा सा 450 और 500 के बीच में है। तो इसको मान लेते हैं डेल्टा जी इक्वल टू -470, है ना, डेल्टा जी इक्वल टू -470। अब हमें क्या देखना है कि FeO कैन बी रिड्यूस्ड बाई CO, मतलब हमें FeO की रिएक्शन CO से करवानी है भाई। और क्या बनाना है बताओ, Fe प्लस CO2, Fe प्लस CO2, हमें ये चीज करवानी है। तो देखो ये तुम्हारी रिक्वायर्ड रिएक्शन है, और ये रिएक्शन 1, ये रिएक्शन 2, ये तुम्हारी गिवन रिएक्शन है। गिवन रिएक्शन से क्या तुम रिक्वायर्ड रिएक्शन बना सकते हो? देखो एक बार क्या करना है सर जी, कुछ नहीं करना है इसमें, इस वाले को पलट के लिख देना है, पहले वाले को पलट के लिख देना है। तो पलट के लिख देते हैं इसको। तो अगर मैं उसको पलट के लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो 2FeO गिव्स अस 2Fe प्लस O2, और अब इसका डेल्टा जी कितना हो जाएगा, प्लस 430 था, अरे मिट जा भाई, ये हो जाएगा। और नीचे वाला तो एज इट इज लिखा जाएगा, 2CO प्लस O2 गिव्स अस 2CO2, इसका डेल्टा जी -470। क्या हो गया, हाँ ठीक है। अब अगर तुम दोनों को जोड़ोगे बेटा, अरे यार, अब अगर तुम दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हारी रिक्वायर्ड रिएक्शन तुम्हें मिल जाएगी, है ना। और डेल्टा जी तुम्हारा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, देख लो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। लगभग डेल्टा जी -40 के आसपास तुम्हें दिखाई देगा। डेल्टा जी -40 आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल है, और रिएक्शन फिजिबल है इसलिए हमने ये बात बोली कि नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है। बात समझ में आ गई है? तो इस तरीके से तुम्हें सोचना है। अब अगर तुम बातों को समझ चुके हो, बातों पर तुम्हारा भरोसा हो चुका है, तो तुम जानते हो कि सर मतलब अपने को सिर्फ ये चेक करना है कि नीचे कौन आ रहा है, ऊपर कौन आ रहा है, नीचे वाले ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, FeO कैन बी रिड्यूस्ड बाई कार्बन अबव 1000 केल्विन। तो 1000 केल्विन के बाद FeO को अगर कार्बन को रिड्यूस करना है तो FeO ऊपर आना चाहिए,
और कार्बन का आना चाहिए मेरे भाई नीचे आना चाहिए, FeO ऊपर आना चाहिए, कार्बन का आना चाहिए नीचे आना चाहिए। तो इतनी सी बात है, आओ चेक करते हैं। 1000 केल्विन के बाद FeO की जो लाइन है, FeO की जो लाइन है वो ये रही, ये FeO वाला है, और जो कार्बन की लाइन है वो ये रही, इस पॉइंट पे है। तो बिल्कुल भैया हो गया हो गया हो गया, मुबारकबाद हो गई, कार्बन नीचे आ गया इस बार। 1000 केल्विन में देखो 1000 केल्विन पे ये रही कार्बन वाली पॉइंट और ये रहा तुम्हारा FeO वाला। तो कार्बन नीचे आ गया, FeO ऊपर आ गया, नीचे वाला को रिड्यूस करता है, इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। चौथा क्या लिखा है देखो, फोर्थ पॉइंट इज FeO कैन बी रिड्यूस्ड बाय CO अबव 1000 केल्विन। ना जी ना, CO देखो ऊपर जा चुका है, ये लाइन है CO की, तो CO तो इस बार ऊपर चला गया, तो अबव 1000 केल्विन जो है वहां पे हम लोग CO को यूज नहीं करेंगे फॉर द रिडक्शन ऑफ FeO। तो बेसिकली एलिंगम डायग्राम का मेन जो फंडा होता है ना, ये अपने को हेल्प करता है टू सिलेक्ट द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हमें अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि रोस्टिंग कैल्सिनेशन के बाद अगला जो स्टेप आने वाला है वो रिडक्शन का आएगा, तभी तो अपने को क्रूड मेटल मिलेगा। तो रिडक्शन करवाने के लिए हम किस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे उसको पहचानने में, बताने में ये हमारी मदद करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एल्यूमिनियम एंड कॉपर, पढ़ लो यार, सवाल पढ़ लो, सवाल पढ़ लो, सवाल पढ़ लो। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड एंड सल्फाइड और रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय ऑटो रिडक्शन। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, सवाल पढ़ लो यार। ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन क्या होता है, आई गेस तुम सबको पता है कि नहीं? ऑटो रिडक्शन क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन क्या होता है, तुम सबको पता है। और आओ इन पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। तो कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय ऑटो रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड बाय कॉपर सल्फाइड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑटो रिडक्शन को ही हम लोग सेल्फ रिडक्शन भी बोलते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो को स्टॉप करके कि किन किन एलिमेंट्स का सेल्फ रिडक्शन, मतलब किन किन एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग सेल्फ रिडक्शन का यूज करते हैं। 3 है, 3 3 3 3 क्लास में रटवाया जाता है, बताया जाता है कि नहीं? एक तो Cu2S कॉपर के लिए ही हो गया, उसके बाद तुमने एक पढ़ा होगा गैलेना के लिए यूज होता है, और एक HgS के लिए भी तो यूज होता है। इन तीनों के लिए हम लोग सेल्फ रिडक्शन का यूज करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मतलब पहला वाला तो करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट ढूंढना है भाई। तो पहला वाला तो पक्का पक्का करेक्ट है। ओ भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लो 1 2 एंड 4। लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शन चेक कर लेना, कई बार जेई ने, मतलब NSSC ने कई बार धोखा भी किया हुआ है। एक जो सवाल डिस्कस करवाया था लैटिस एनर्जी वाला, याद है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, वहां धोखा हो गया था। इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला तो मतलब सही लग रहा है। दूसरा क्या लिखा है? एल्यूमिनियम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यार। Al2O3 एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में खतरनाक, अरे बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है, बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है, बहुत ही ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा खतरनाक एफिनिटी होती है, खतरनाक एफिनिटी होती है। और इसी खतरनाक एफिनिटी के कारण Al2O3 को रिड्यूस करना नॉर्मल तरीके से केमिकल रिडक्शन यूज नहीं करते। तो Al2O3 की रिडक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज किया था? मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि एल्यूमिनियम की रिडक्शन तो पूछी गई है भाई, एल्यूमिनियम का तो पूरे प्रोसेस पे सवाल आया हुआ है। तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन, एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग, कौन कौन से मेथड यूज किया तो तुम सब पता है। तो जल्दी से मुझे बता दो कि एल्यूमिनियम की रिडक्शन किस मेथड से की जाती है, क्या तुम्हें याद है? बता देना भाई, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगले आगे सवाल तो आने ही वाला है, वहां तो बताऊंगा ही, पर अभी तुम बता दो मुझे। तो दूसरा वाला गलत है, दूसरा गलत कर दें अगर, या अगर दूसरा गलत कर दें तब भी क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही जाएगा, तो आंसर तो यही मारेंगे यार जो हो जाए। तीसरा क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। इन इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेफाइट इज यूज्ड एज कैथोड टू अवॉइड रीऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम इनटू Al2O3 प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ O2। अरे भैया है ना, अरे 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 एक सेकंड रुक जाओ। एल्यूमिनियम कैन नॉट बी ऑब्टेन, ये सही तो था, मतलब हाँ बात हुई थी, मुझे लगा कि ऑब्टेन लिखा हुआ है कि नहीं? तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी हम उत्तर पे नहीं पहुंचे, अभी हम उत्तर पे नहीं पहुंचे, ठीक है। इतना पास खड़े हो ना, एकदम जूम कुछ ज्यादा हो जाता था, पता ही नहीं चलता है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेफाइट इज यूज्ड एज कैथोड टू अवॉइड
ये गलत स्टेटमेंट है भाई। ऑक्सीडेशन कहाँ होती है? एनोड पे, कैथोड पे कहाँ होती है? जल्दी बता दो। तुमने पढ़ रखा है कि ऑक्सीडेशन सर जी एनोड पे होती है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कैथोड टू अवॉइड रिऑक्सीडेशन। ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो थर्ड गलत है। थर्ड गलत है तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। दो ऑप्शन बचे अपने पास। फोर्थ चेक कर लेते हैं। सल्फाइड ओर्स ऑफ कॉपर आर डिफिकल्ट टू बी रिड्यूस्ड देन दी ऑक्साइड ओर्स। ये तो सत्य है ना यार, ये तो तुम्हें बताया मैंने जब मैं अभी रोस्टिंग डिस्कस कर रहा था, रोस्टिंग के बेनिफिट्स। तो वहाँ मैंने बताया तुम्हें कि ज़्यादा आसानी से हम ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर पाते हैं, उसका डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होता है। पूरा रीज़न के साथ समझाया तुम्हें। तो इसका मतलब फोर्थ वाला भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो देखो आंसर तो ए आ ही गया, और हमने स्टार्टिंग में ही आंसर ये निकाल भी दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन तो सॉल्व अपन कर ही सकते हैं। चलिए चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिखाओ भाई, अगला सवाल दिखाओ क्या है। Out of the following metal extraction process, those in which carbon based reduction methods are not used। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई अपने को, है कि नहीं? तो कार्बन बेस्ड मेथड्स आर नॉट यूज्ड, ये लिखा हुआ है। देखो रिडक्शन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, थर्माइट रिडक्शन, एल्यूमिनियम रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, हाइड्रोजन रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। थोड़ा सा ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो की जाती है वो मेनली की जाती है, अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें या जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो काफ़ी ऊपर की तरफ आते हैं, उनकी रिडक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम के लिए भी आप लोग जानते हैं ना, एल्यूमिनियम के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का ही यूज़ करते हैं। और एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का जो नाम होता है आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हॉल हेराल्ड प्रोसेस, है कि नहीं? तो हॉल हेराल्ड प्रोसेस हम बातचीत करें तो वो एल्यूमिनियम के लिए यूज़ होता है। तो कार्बन बेस्ड रिडक्शन मेथड्स आर नॉट यूज्ड, तो एक तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, इसके लिए हॉल हेराल्ड प्रोसेस यूज होता है। तो इसका मतलब हमारे आंसर में नॉट यूज्ड फॉर 3 तो होना चाहिए। 3 अगर होना चाहिए तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। भाई साहब आयरन की मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि आयरन की रिडक्शन तो कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड इन सबसे करवाई जाती है। इसका मतलब 2 हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और 2 नहीं होना चाहिए तो आंसर सी आ जाएगा। और मैंने आपको बताया भी कि एस ब्लॉक के जो ओर्स होंगे, अगर हम वहाँ पे उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ तो जनरली अगर हम बातचीत करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज़ अच्छे से किया जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम काम चला सकते हैं अपना। तो आंसर विल बी 3 and 4। यस 3 and 4। ठीक है, कोई परेशानी भाई? सोचने का तरीका बता रहा हूँ, सीखो चीज़ों को। वैन आर्कल मेथड, वेपर फेज रिफाइनिंग, याद आ रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें याद आ रहा है? देखो पूरा मेटलर्जी रिवाइज हो गया अपने तरीके से, याद धीरे धीरे, है ना? कम से कम नाम तो याद हो गए सारे के सारे। तो वैन आर्कल मेथड, और दूसरा कौन सा होता है? मॉन्ड्स प्रोसेस। ये दोनों के दोनों अपने पास आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए। तो वेपर फेज रिफाइनिंग, तो वैन आर्कल मेथड आ रहा है, मॉन्ड्स प्रोसेस आ रहा है, ये दोनों के दोनों वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर में आते हैं। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या होता है? अगर हम वैन आर्कल मेथड की बात करें, टाइटेनियम पकड़ लिया, और यहाँ पे जो टाइटेनियम है ये कुछ इम्प्योरिटीज के साथ, किसके साथ है? इम्प्योरिटीज के साथ। तो टाइटेनियम तुमने पकड़ लिया, इम्प्योरिटीज के साथ है। यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्शन करवाई आयोडीन के साथ, मान लेते हैं टेम्परेचर T1 पे। और अब देखो जो अपने को कंपाउंड मिला यहाँ पर TiI4, ये गैस फेज में वोलेटाइल कंपाउंड है, वोलेटाइल कंपाउंड। तो तुमने मान लो इस कंटेनर में तुम रिएक्शन करवा रहे थे, और यहाँ पे तुम्हारा सारा काम, यहाँ तुम्हारे पास टाइटेनियम पड़ा हुआ है, तुमने आयोडीन डाला, तुमने उसको हीट किया, और यहाँ से वेपर्स निकलनी चालू हो जाएंगी, किसकी? TiI4 की। और सारी की सारी इंप्योरिटीज पीछे नीचे रह जाएंगी, और तुमने इनको अलग एक दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लिया। ठीक है, ऐसी एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूं बेटा ये। ठीक है, तो यहां तुम्हारे पास अब क्या इकट्ठा हो गया बताओ? TiI4 इकट्ठा हो गया।
इंप्योरिटीज कहां रह गई, पीछे रह गई। अब तुमने क्या किया, TiI4 को हीट किया ताकि वापस से टाइटेनियम मिल जाए और आयोडीन मिल जाए। और ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे तुमने TiI4 को तोड़ दिया। जब तुम उसको तोड़ोगे तो T2 T1 से बड़ा होना चाहिए और ये कंपाउंड अनस्टेबल होना चाहिए ताकि आसानी से क्या हो, टूट जाए। अब सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। तो Winarkal मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द मेटल टू अ वोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड। बात समझ में आ रही है? हमने उसको एक वोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। इस तरीके से ये हमने वेपर फेज रिफाइनिंग पूरा डिस्कस कर लिया। लगभग यही जो होता है मॉन्ड्स प्रोसेस में भी होता है, वहाँ निकल यूज होता है। तो आप लोग थोड़ा देखिएगा उस चीज़ को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, सफायर इज अ मिनरल ऑफ, कब का है भाई, 2008 का। क्या करोगे इसमें? इसमें तो प्रभु का नाम लेना है, जय श्री राम बोलना है, एल्यूमिनियम को टिक करना है। सुनना ध्यान से कुछ बातों को, कुछ बातें कर लेते हैं। रूबी हो गया, एमरल्ड हो गया। कलर पता है तुम्हें इसको? कभी ना कभी तो किसी को पहनाओगे ना यार। रूबी की अंगूठी दोगे किसी को, एमरल्ड की अंगूठी दोगे, तो रूबी तो होता है रेड कलर का, एमरल्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों ग्रीन कलर का। ठीक है, और ये दोनों के दोनों एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स होते हैं। रूबी एंड एमरल्ड दे बोथ आर एल्यूमिनियम कंपाउंड्स ओनली। इसमें कलर क्यों आ रहा है? इसमें कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों के अंदर इम्प्योरिटी होती है। किसकी इम्प्योरिटी होती है? क्रोमियम की इम्प्योरिटी होती है। रूबी में, एमरल्ड में क्रोमियम की इम्प्योरिटी होती है। और जब क्रोमियम आ गया तो भैया ट्रांजिशन मेटल्स आ गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर के रीजन तुमने पढ़ रखे हैं। रे क्या क्या होते हैं जल्दी बता दो, है कि नहीं? सर जी हमने पढ़ रखा है DD ट्रांजिशन, हमने पढ़ रखा है चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड। तो भैया यहां पर DD 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 ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो क्रोमियम यहाँ पे इम्प्योरिटी की तरह होता है, क्रोमियम के अंदर DD ट्रांजिशन होती है, जिस कारण से रूबी में रेड कलर दिखता है और एमरल्ड में ग्रीन कलर दिखता है। ठीक है, और सफायर भी एल्यूमिनियम। तो देखो सफायर हो गया, रूबी हो गया, एमरल्ड हो गया, ये सब प्रेशियस मेटल्स हो गए, इन सब में एल्यूमिनियम है भैया। एल्यूमिनियम ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। थोड़ी कहानी बता दी ताकि कहानी याद रहेगी दिमाग में। स्टेनलेस स्टील कंटेन्स आयरन अलॉन्ग विथ, तो भैया स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है ना? तो जब तुमने आयरन की मेटलर्जी पढ़ रखी होगी, आयरन वाली, तो वहाँ पे स्टेनलेस स्टील को बनाने का तरीका बताया जाता है ना। तो तुम जानते ही हो कि उसमें सर जी क्रोमियम भी होगा, निकल भी होगा, कार्बन भी होगा। कार्बन तो होना ही चाहिए ना यार, कार्बन के बिना कैसे बनेगा स्टेनलेस स्टील तुम्हारा? तो बस ये मारेंगे, जीवन में खुशियाँ बनाएंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। द मेटल दैट कैनॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन बाई, ये जिंक है, जिंक जाइन लिखा हुआ है, जिंक इज। देखो भैया ये सवाल जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज का सवाल है, और तुम्हें कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी सीरीज तो याद होनी ही चाहिए, है कि नहीं? रिएक्टिविटी सीरीज नीचे नीचे आएगा यार, थोड़ा छोटा कर दें इसको। नहीं ये तो कुछ और ही हो गया। अरे भैया ठीक है छोड़ दो। ठीक है, ये लिखी मैंने हाइड्रोजन तक, उसके बाद वाली नहीं लिख रहा फिलहाल। तो अब तुम बोल रहे हो तो लिख ही देते हैं, ये लो। ठीक है, मेनली इसमें सारे मेटल्स लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, सिर्फ मेटल्स, नॉन मेटल्स इंक्लूड नहीं किए फिलहाल। इसको कुछ याद करने का तरीका नहीं है, सच्ची हिंदी में बोल दिया ना। लिख बा सरका नामक अलमंजन कर फीसड को नी संपब ह। 3-4 बार बोलोगे ना याद हो जाएगा ऐसे ही। बोलो, लिख बा सरका नामक अलमंजन कर फीसड। देखो, लिख बा सरका नामक अलमंजन कर फीसड को नी संपब ह। हिंदी में बोल लिया, याद हो गया। ऐसे 3-4 बार बोला, याद हो गया।
तो पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो गए, तो 10 साल में तो तुम्हें तो 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अपने को तो एक ही पढ़ाना है ना, केमिस्ट्री, तो याद हो गया। चलो अब देख लेते हैं मेटल्स दैट कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन बाय जिंक। तो कॉपर जिंक कहाँ है? जिंक यहाँ है। कॉपर तो जिंक के नीचे आ रहा है, तो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो जिंक तो कॉपर को आराम से लात मार के भगा देगा। एजी भी जो है देखो नीचे आ रहा है जिंक के, तो भैया जिंक तो एजी को भी लात मार के हटा देगा। एल्यूमिनियम देखो जिंक के ऊपर है भैया, देख लो, अपने से ऊपर वाले को जिंक लात नहीं मार पाएगा, उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और मरकरी भी नीचे आ रहा है, देख लो, तो मरकरी कैन ऑल्सो बी इजिली डिस्प्लेस्ड। तो इसका मतलब हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाई प्योरिटी जर्मेनियम इज ऑब्टेन्ड बाय अ टेक्निक दैट इज बेस्ड ऑन। देखो यार, जर्मेनियम हो गया, ये सब जो चीज़ें होती हैं कहाँ यूज़ होती है? सेमीकंडक्टर्स में। बात को सुनना ध्यान से, यूज़ वगैरह बता रहा हूँ, कई बार सवाल यूज़ पे आता है, तो इसका मेनली तो यूज़ होता है वो सेमीकंडक्टर में होता है। सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग वगैरह करके बनाए जाते हैं, तो वहाँ जर्मेनियम वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स में भाई साहब प्योरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तुमने पढ़ रखा होगा फिजिक्स में ना कुछ, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसमें हमारे पास प्योरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। प्योरिटी थोड़ी सी भी खराब हो गई, इम्प्योरिटी चीज़ें अगर आ गई, तो अगर ज़्यादा कंडक्टेंस हो गई या कम कंडक्टेंस हो पाई, तो हमारा जो काम था वो बिगड़ जाएगा। मोबाइल वगैरह हो गया, हमारा टीवी, मतलब हर चीज़, जिस डिवाइस पे तुम मेरे को देख रहे हो उसके अंदर सेमीकंडक्टर है, और उसके अंदर जर्मेनियम है, और उसके अंदर बनाने के लिए प्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए। और जब बहुत ज़्यादा हाई प्योरिटी लेवल चाहिए बेटा, तो यूज़ होता है किसका? जोन रिफाइनिंग का। अबे नाम सुने हो कभी? जोन रिफाइनिंग का। तो सेमीकंडक्टर्स वगैरह बनाने के लिए जोन रिफाइनिंग का यूज होता है। और जोन रिफाइनिंग के बारे में आप लोग जानते हैं अच्छे से कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ही तो उसका प्रिंसिपल है। अबे यही तो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो जोन रिफाइनिंग में होता क्या, देखो जरा ध्यान से। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक इम्प्योर रॉड है, जैसे मान लो ये इम्प्योर सी रॉड है, ये रही, इसको दिख रहा है सबको, ये इम्प्योर सी रॉड है, ठीक है। अब मुझे इसको रिफाइन करना है, तो मैं एक हीटर लूंगा। जैसे मान लो एक सर्कुलर हीटर होता है, सर्कुलर हीटर इसमें बार बार ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे सर्कुलर हीटर ऐसे घुमाया, यहाँ तक आया, फिर मैंने हीटर को ऑफ किया, फिर हीटर वापस यहाँ आएगा, और एक ही डायरेक्शन में हीटर को बार 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 घुमाएंगे। जैसे मान लो तुम्हारा सर्कुलर हीटर ये रहा, और हम इसको इस डायरेक्शन में बार 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 घुमाए जा रहे हैं, ऐसे लाए, फिर वापस से ऐसे लाए, हीटर ऑफ करके वापस लाते हैं, ऑन हो गया, ऐसे घूमेगा एक बार में, ऐसे 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 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार ये काम कर लिया अपन ने। और जो इम्प्योरिटीज थी ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो मेल्ट होती हैं, क्रिस्टलाइज होती हैं, और हीटर की मूवमेंट के साथ आगे बढ़ती जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारे इस रॉड में, इस किनारे पर क्या इकट्ठा हो जाएंगी, बहुत सारी इम्प्योरिटी इकट्ठा हो जाएंगी, तब तुमने उस रॉड को तोड़ दिया, खटाक तोड़ देंगे, तो ये वाला अपने को प्योर वाला हिस्सा मिल जाएगा, उधर इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी। इस तरीके से जोन रिफाइनिंग किया जाता है, ठीक है। चलो भैया अगले सवाल पे चलते हैं। 2003 का सवाल है भाई। गोल्ड स्मिथ्स आर यूज बोरेक्स while making gold jewelry, ठीक है। While making gold jewelry, they heat the mixture of gold sample and borax on a flame through which air is passed using a blowpipe. Heat and air convert the impurity into their oxides. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो यार, आंसर तो साफ साफ दिख रहा है मुझे, पर मैं एज अ स्टूडेंट इसको अगर सोचूं कि कौन सा पहले आंसर नहीं होगा, उसको तो हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है? गोल्ड ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय हीट एंड एयर गेट रिड्यूस्ड बाय बोरेक्स टू प्योर गोल्ड। भाई साहब एकदम घटिया स्टेटमेंट है। गोल्ड ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय हीट एंड एयर, भैया गोल्ड ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड तुम जानते हो, जैसे मान लो Ag2 हो, भैया जैसे ही इसको आग दिखाओगे ना तुरंत टूटेगा ये, Ag+ ½ O2 में। सेम ये चीज गोल्ड भी करता है।
इनके ऑक्साइड्स अनस्टेबल होते हैं यार, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये सब नेटिव एलिमेंट्स हैं। मतलब नेचर में गोल्ड ऐसे ही मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाता है, मतलब वो किसी से कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलता। सेम हाल सिल्वर का भी है, वो कंबाइंड फॉर्म में मिलने की टेंडेंसी कम होती है। मिलता तो होगा ही और मिलता है भी, AgCl हो गया, हॉर्न सिल्वर मिलता तो है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में मिलने की टेंडेंसी कम हो जाती है नेटिव फॉर्म खुद में। और गोल्ड की रिएक्टिविटी तो और कम है सिल्वर से, तो नेटिव फॉर्म में आसानी से मिल जाता है। तो सेम हाल गोल्ड का भी है। गोल्ड ऑक्साइड तो भैया फॉर्म हीट करने पर तो टूट जाएगा, तो बी वाले को तो काट ही दो। फिर क्या लिखा हुआ है, एयर इंक्रीजेस द हीटिंग टेम्परेचर एट विच गोल्ड डिजॉल्व्स इन बोरेक्स एंड ऑन कूलिंग। ये गोल्ड डिजॉल्व्स इन बोरेक्स वाला हिसाब है ना, हमारे टीचर ने पूरी केमिस्ट्री के दौरान चीख चीख के हमें बताया कि भैया अगर गोल्ड को डिजॉल्व करना है, प्लेटिनम को डिजॉल्व करना है, तो किस में डिजॉल्व करेंगे सर जी? एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया। अरे भैया अगर बोरेक्स में डिजॉल्व हो रहा होता गोल्ड, तो कभी ना कभी किसी जमाने में कभी गलती से हमारे टीचर के मुंह से निकला तो होता। तो टीचर पे भरोसा करो, निकला तो होता मुंह से उसके, लेकिन उसने बोला ही नहीं। उसने जब भी बोला कि गोल्ड डिसॉल्व करना है तो क्या बोला? एक्वा रिजिया में डिसॉल्व करना है। किसमें डिसॉल्व करना है? एक्वा रिजिया में डिसॉल्व करना है। तो भाई साहब सी को भी काट दो, भरोसा रखो टीचर पे, सोच लो। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, बोरेक्स रिड्यूसेस द हार्डनेस ऑफ गोल्ड एट हाई टेम्परेचर सो दैट इट कैन बी स्ट्रेच्ड टू फॉर्म ज्वेलरी इजली। भाई साहब गोल्ड हो गया, ये हाईली डक्टाइल एलिमेंट है, आराम से ज्वेलरी बना सकती है, इसमें बोरेक्स का यूज नहीं होता, ठीक है। और इन सारी स्टेटमेंट्स को काटने के बाद एक ही स्टेटमेंट दिखाई दे रही है जो अपने को सही दिख रही है। पढ़ लो एक बार, शायद तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे। हीट एंड एयर कन्वर्ट द इम्प्योरिटीज इनटू देयर ऑक्साइड्स, ठीक है, पढ़ के अच्छा लगा, सही बात है, ऐसा तो होगा। दैट रिएक्ट्स विथ मोल्टन बोरेक्स फॉर्मिंग अ स्लैग विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम गोल्ड, ये एकदम सही बात है, ठीक है। जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी, जब आप उसको हीट करेंगे ऑब्वियसली बात है तो गोल्ड में उस ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगी और फिर बोरेक्स से रिएक्ट करके उस स्लैग की फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इन दी गोल्ड प्लेटिंग प्रोसेस सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन इज यूज्ड। अरे ये तो मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस जैसा ही है। सोडियम साइनाइड का यूज क्यों हो रहा है? ताकि गोल्ड जो है वो आराम से लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो सके, है कि नहीं? इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इंस्टेड ऑफ नाइट्रिक एसिड, ताकि अच्छे से सारा काम हो सके। ये रहा ऑप्शन, देखिए, है ना। सोडियम फॉर्म साइनाइड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द गोल्ड, जो हमने देखा भी था, मैंने बताया भी था आप लोगों को, NaAuCN ट्वाइस, है ना, कॉम्प्लेक्स विद द गोल्ड, दस हेल्प्स यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ द गोल्ड। चलिए एक आपका सवाल था वैसे 2003 का। अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय थर्मल रिडक्शन प्रोसेस। थर्मल रिडक्शन प्रोसेस से हम किसका एक्सट्रैक्शन यहां पर करते हैं, ठीक है। आओ बात करें। सर जी मैग्नीशियम S ब्लॉक, मैंने तुम्हें बताया इसमें तो ये आ जाएगा। कॉपर सेल्फ रिडक्शन, बताया ना यार, कॉपर हो गया, Hg हो गया, Pb हो गया, इनके लिए हम लोग यूज करते हैं सेल्फ रिडक्शन। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही यूज करते हैं, और नाम क्या होता है प्रोसेस का, बताया तुम्हें, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। आयरन, खत्म हो गई बात। सेल्फ रिडक्शन, सॉरी थर्मल रिडक्शन, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हम लोग उसको रिड्यूस करते हैं। कार्बन रिडक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, वो भी यूज़ होता है। तो दिस इज आई थिंक सारे सवाल खत्म हो गए 2000 के बाद। यस, अब तुम्हें और कहाँ कहाँ से चीज़ों को करना है। एक तो बेटा मेटलर्जी से अपने जो भी तुम्हारे क्लास नोट्स जहाँ तुमने पढ़ा होगा क्लास नोट देख लेना, और ख़ास करके जेई मेंस के PYQ मेटलर्जी के लिए, और नीट वाले भी देख लेना। नीट मेंस नहीं होता ना यार। और NSCC के PYQ डिस्कस कर लिया मैंने। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब ब्लॉक केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे, P ब्लॉक, S ब्लॉक, हाइड्रोजन, उन सब में भी आप लोग जेई मेंस PYQ और नीट के PYQ को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि
सवाल कहीं से कुछ भी अगर आता है, फैक्चुअल भी आता है, तो सवाल कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको इसमें भी टकराया हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो NaCC के साथ साथ फॉर द ब्लॉक केमिस्ट्री पार्ट, मतलब आपका S ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, P ब्लॉक हो गया, D एंड F ब्लॉक हो गया, इसके लिए ज़रूर से इन दोनों सोर्सेस को भी आप लोग ज़रूर से रेफर करिएगा। ठीक है, और NCERT वगैरह तो मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ रखी है, कर रखी है, और इस तरीके से हमारा मेटलर्जी ख़त्म होता है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।